हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे बीटीसी का साइंस अनुकूलन के बारे में। अनुकूलन क्या होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए थे। और अनुकूलन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम अध्ययन किए थे। जो पहला आपका टॉपिक था जलीय अनुकूलन। जलीय अनुकूलन क्या होता है ये हम पढ़ चुके थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायवीय अनुकूलन के बारे में। वायवीय अनुकूलन होता क्या है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अनुकूलन का मतलब ही आप समझ रहे हो, और इसके पहले मैंने पढ़ाया भी, उसके बारे में आप लोग अध्ययन किए होंगे। तो आप जानते हैं कि अनुकूलन क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वायवीय अनुकूलन। वायवीय अनुकूलन क्या होता है आइए देखते हैं। वायवीय अनुकूलन जो है वायवीय जंतुओं में उड़ने के लिए, जो वायवीय अनुकूलन होता है वायवीय जंतुओं में उड़ने के लिए उनके शरीर में विशेष प्रकार के अनुकूलन होते हैं। तो आप जानिए, आपको बताया क्या जा रहा है कि जो वायवीय जंतु होते हैं उनके उड़ने के लिए उनके शरीर में विशेष प्रकार के अनुकूलन होते हैं। तो उन्हें उड़ने के लिए क्या होते हैं, विशेष प्रकार के अनुकूलन होते हैं। तो ये विशेष प्रकार के अनुकूलन क्या हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आपको बताया गया कि जैसे कीट में उड़ने के लिए जो कीट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें उड़ने के लिए कीटों का जो शरीर होता है बहुत ही छोटा व हल्का होता है। जो शरीर उनका होता है कीट का वो बहुत ही छोटा होता है और हल्का होता है। इनके शरीर में श्वास रंध्र पाए जाते हैं। कीट के शरीर में क्या पाए जाते हैं, श्वास रंध्र पाए जाते हैं। श्वास रंध्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा इनके शरीर में हवा भरती है। और उन्हीं श्वास रंध्रों के माध्यम से, ये जो श्वास रंध्र है इन्हीं के माध्यम से क्या होता है, उनके शरीर में हवा भर जाती है। क्या भर जाती है, हवा भर जाती है। और इनका शरीर उड़ने के लिए हल्का हो जाता है। और उनका शरीर कैसा हो जाता है, उड़ने के लिए हल्का हो जाता है। जिस प्रकार से एक मनुष्य क्या, जिस प्रकार से एक मनुष्य का जब मृत्यु हो जाता है और उसे पानी में फेंक दिया जाता है तो क्या करता है, उसमें वायु भर जाते हैं, हवा भर जाते हैं, तो पानी में तैरने लगता है। तो सेम वही चीज यहां पे देखिए कि उस कीड़े मकोड़े जो होते हैं उन कीड़े मकोड़ों के अंदर श्वास रंध्र पाई जाती है और इन श्वास रंध्र में क्या हो जाते हैं, हवा भर जाते हैं, जिससे उनका शरीर हल्का हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है और वो आसानी से क्या हो जाते हैं, उड़ने में सक्षम रहते हैं। अब जैसे कौन कौन से ऐसे कीट हैं, तितली, मक्खी और मधुमक्खी आदि। तो यूं ही समझ लीजिए कि जितने भी कीट होंगे सभी कीटों में श्वास रंध्र पाया जाता है। और ये क्या होते हैं, ये वायवीय होते हैं। कैसे होते हैं, वायवीय होते हैं। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत अगर हो तो बताइए। देखिए फिर इसके बाद दूसरा क्या है, सर आपने तो बताया कीट के शरीर तो हल्के हैं इसी के लिए वो उड़ जाते हैं, तो चिड़िया का शरीर कैसा है। चिड़िया का शरीर तो कीट से वजन है लेकिन वो भी तो उड़ते हैं। तो आइए उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि चिड़िया का शरीर कैसा होता है। वजन है तो लेकिन फिर भी वो उड़ता है, तो कैसे उड़ता है। पक्षियों में उड़ने के लिए उनके शरीर का आकार, जो पक्षी होते हैं उन्हें उड़ने के लिए जो उनका शरीर होता है वो नौकाकार होता है। कैसा होता है, नौकाकार होता है, नाव के आकार का। ये जान लीजिए, ऐसे यूं ही समझिए उनका शरीर ऐसे होता है, ऐसे। कभी भी देख लीजिए, ध्यान से देखिए, उनका शरीर ऐसे ही होता है।
पक्षियों में उड़ने के लिए उनके शरीर का आकार नौकाकार व धारा रेखित होता है। कैसा होता है? धारा रेखित होता है। जैसे जब वो उड़ते हैं, जब वो क्या करते हैं, उड़ते हैं हवाओं में, जब वो उड़ते हैं अगर उनसे वायु जो होती है टकराती है तो वो धाराएं जो होती हैं उनसे क्या हो जाती हैं, वे उनसे आगे निकल जाते हैं, मतलब हवा को चीरते हुए वो आगे निकल जाती हैं। धारा रेखित होते हैं। इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। और आपको ये पता होगा कि चिड़िया को दो ही पैर होता है, जो पक्षी होते हैं उनके दो ही पैर होते हैं, और वही क्या है, वही पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। जो उनके अग्रपाद होते हैं, उनके जो पंख होते हैं, देखिए जो पंख हैं, उनके पंख पंख क्या होते हैं, उनके दो ही पंख है, तो उसने क्या कह दिया गया, अग्रपाद कह दिया गया। तो उनके पंख जो होते हैं क्या होते हैं, देखिए इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं, जो उड़ने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? उड़ने में सहायता करते हैं। और इनकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं। और पक्षी की जो हड्डी होती है कैसी होती है, खोखली होती है। इनमें और कुछ पाया नहीं जाता है, बहुत ही हल्के होते हैं। देखिए जैसे जो लोग जैसे पक्षियों को खाते हैं, कभी कभी देखिए जब वो खाते होंगे तो उनके दांतों के पास में अगर ये हड्डियां हो जाती हैं तो कहते हैं हड्डी ये चबा डालेंगे ना। तो उनकी हड्डियां कैसी होती हैं, बहुत ही हल्की होती, नाजुक होती हैं। अब जैसे होते हैं, कबूतर, तोता, कौवा आदि, ये सब कैसे हैं, ये सब बहुत ही नाजुक होती है, मतलब बहुत ही कोमल पक्षी होती हैं, यूं ही समझ लीजिए। इनके पास ज्यादा वो नहीं होता है, अगर छोटा सा एक कंकड़ भी इनके शरीर पर टच हो जाए तेज में तो तुरंत गिर जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको बताया क्या जा रहा है कि पक्षियों में उड़ने के लिए उनके शरीर का आकार नौकाकार व धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं, जो उड़ने में सहायता करते हैं। उड़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और हड्डियां कैसी होती हैं, खोखली होती हैं। ऐसे कौन से पक्षी हैं, कबूतर, तोता, कौवा आदि, यही सब होते हैं जो क्या करते हैं, वायवीय अनुकूलन में भाग लेते। अब आइए हम तीसरा पॉइंट चलते हैं, स्थलीय अनुकूलन। स्थलीय अनुकूलन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि स्थलीय अनुकूलन क्या है। स्थल पर रहने वाले कौन से जीव होते हैं, और अगर स्थल पर रहने वाले वो जीव हैं तो उनके पास क्या पाया जाता है। तो यहां पे देखिए, स्थलीय जंतुओं में प्रचलन के लिए चार पैर पाए जाते हैं। सर जी मनुष्य को तो दो ही पैर होते हैं, आप तो चार बता रहे हैं जंतु। तो वास्तविकता है कि एक मनुष्य भी जंतु के अंतर्गत आता है। अगर आप चार पैर का पढ़ लिए तो दो पैर तो आप जान ही जाओगे। तो यहां पे देखिए, स्थलीय जंतुओं में प्रचलन के लिए चार पैर पाए जाते हैं, और सांस लेने के लिए एक विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है। एक विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है। तो श्वसन की क्रिया हम कैसे करते हैं, नाक से करते हैं? नहीं, नाक से नहीं, हम फेफड़ों के माध्यम से श्वसन की क्रिया करते हैं। अब ऐसे कौन से जीव हैं, गाय, बिल्ली, भैंस आदि, ये सब क्या हैं, ये सब स्थलीय अनुकूलन है। क्या है, स्थलीय अनुकूलन है। अब स्थलीय अनुकूलन में पौधे भी तो आते हैं, स्थल पे वो भी तो रहते हैं। तो यहां पे देखिए, स्थलीय पौधों की पत्ती, स्थलीय पौधों की पत्ती व तना मजबूत होते हैं। जो स्थल पर पौधे पाए जाते हैं, उनका जो स्टेम होता है, जो तना होता है, और उनका लीफ, जो पत्ती होती है, बहुत ही मजबूत होती है। किसके अपेक्षा, पानी में रहने वाले प्लांट्स, जो जब मैंने आपको जली बताया था, जलीय अनुकूलन,
उसमें आपको बताया था ना कि इनका जो ये पौधे होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं। पत्तियां बहुत ही क्या होती हैं, कमजोर होती हैं, कटी फटी होती हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि स्थलीय पौधों की पत्ती व तना मजबूत होता है। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र का मतलब होता है छिद्र, छिद्र पाया जाता है। इनका जड़ तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है। जो उनका जड़ होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है। इतने वो बड़े होते हैं कि अगर एक बार बहुत तेजी से तूफान भी आए तो भी उन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ना। अब ऐसे कौन से हैं, नीम, आम, अमरूद आदि, ये सब पौधे हैं किसके अंतर्गत, स्थलीय अनुकूलन के अंतर्गत। तो आइए एक बार फिर से हम देखते हैं और अच्छे से इसे हम पढ़ते हैं। जितने भी यूट्यूब पे पढ़ते हैं बच्चे और जितने ऑफलाइन पढ़ते हैं, सभी लोगों से कह रहे हैं अच्छे से अध्ययन कर लीजिए एकदम ठीक प्रकार से, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कतें न आए, ये जान लीजिए। तो आइए एक बार फिर से हम देखते हैं आपको बताया क्या जा रहा है। वायवीय अनुकूलन, वायवीय अनुकूलन क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। वायवीय जंतुओं में उड़ने के लिए उनके शरीर में विशेष प्रकार के अनुकूलन होते हैं। कैसे होते हैं, विशेष प्रकार के अनुकूलन होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कीटों में उड़ने के लिए कीटों का शरीर बहुत छोटा व हल्का होता है। कीट को उड़ने के लिए जो कीट का शरीर होता है वह बहुत ही छोटा और हल्का होता है। इनके शरीर में श्वास रंध्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा इनके शरीर में हवा भर जाती है और इनका शरीर उड़ने के लिए क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। जैसे तितली, मधुमक्खी और मक्खी आदि, ये सब ऐसी कीट हैं, इनके शरीर में श्वास रंध्र पाया जाता है और इस श्वास रंध्र में जब हवा भर जाती है तो इनका शरीर हल्का हो जाता है और ये आसानी से क्या कर जाते हैं, उड़ जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका है पक्षी के बारे में। तो पक्षियों में उड़ने के लिए उनके शरीर का आकार नौकाकार व धारा रेखित होता है। जो पक्षी होती हैं बच्चों, जो पक्षी होती है, ये पक्षियों में उड़ने के लिए उनके शरीर का आकार जो होता है नाव के आकार का होता है और धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं। इनके जो अग्रपाद होते हैं ये पंखों में ही क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, जो उड़ने के लिए सहायता करते हैं। और इनकी हड्डियां कैसी होती हैं, खोखली होती हैं। कैसी होती हैं, खोखली होती हैं, जैसे कबूतर, तोता, कौवा आदि। ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका है स्थलीय अनुकूलन। स्थलीय अनुकूलन क्या है इसके बारे में आप जानिए। स्थलीय जंतुओं में प्रचलन के लिए मतलब चलने के लिए, स्थलीय जंतुओं जो मतलब स्थल पर जो जमीन पे रहते हैं उन्हें चलने के लिए चार पैर होते हैं। क्या होते हैं, चार पैर पाए जाते हैं और सांस लेने के लिए एक विकसित श्वास तंत्र पाया जाता है। श्वसन की क्रिया करने के लिए, ऐसे श्वसन की क्रिया करने के लिए श्वसन तंत्र पाया जाता है। जैसे कौन है, गाय, बिल्ली, भैंस आदि। ठीक ना। अब नेक्स्ट आपका ये जानिए, अगर स्थल पर जंतु पाए जा रहे हैं तो इसी स्थल पर पौधे भी पाए जाते हैं। स्थलीय पौधों की पत्ती व तना मजबूत होती है और पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। इनका जड़ तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो यहां पे आपको बताया क्या जा रहा है कि स्थलीय पौधों की जो पत्ती होती है और तना जो होता है बहुत ही क्या होता है, मजबूत होता है। पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इनका जड़ तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है।
जो इनका जड़ होता है वो कैसा होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है। बहुत ये ज्यादा होते हैं, अंदर तक धसे रहते हैं और अगल बगल में भी फैले रहते हैं, एकदम जमीन से पकड़ करके रखते हैं, ताकि एक बार तूफान भी आ जाए तो ये इन पे कोई भी प्रभाव न पड़े, जैसे नीम, आम, अमरूद आदि हैं। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? अब इसके आगे जो दूसरा टॉपिक है उसे भी हम लोग अध्ययन करेंगे, मरुस्थलीय जंतु व पौधे। ये टॉपिक आपका क्या है? मरुस्थलीय जंतु व पौधे। जो मरुस्थलीय जंतु और पौधे होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हमें जानना है। तो आइए देखते हैं मरुस्थलीय जंतु व पौधे। मरुस्थलीय जंतु की त्वचा, जो मरुस्थल पर रहने वाले जो जीव होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनकी जो त्वचा होती है, खुरदुरी और अधिक बाल पाए जाते हैं। जो मरुस्थलीय जंतु होते हैं उनकी जो त्वचा होती है, खुरदुरी होती है और अधिक बाल वाले होते हैं। इनके पैर लंबे व गद्दीदार तलवे होते हैं। जो इनके पैर होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं और गद्दीदार होते हैं। जैसे आप ऊंट को देख लीजिए, ऊंट का जो पैर होता है बहुत ही लंबा होता है और जो उनका तलवा होता है वो गद्दीदार होता है। कैसा होता है? गद्दीदार होते हैं। रेगिस्तानी जीवों के जो गुर्दे होते हैं, रेगिस्तानी जीवों के गुर्दे उनके मूत्र को गाढ़ा कर देता है। जो रेगिस्तानी जीव होते हैं उनके जो गुर्दे होते हैं, गुर्दा का मतलब क्या होता है? किडनी, वृक्क जो होते हैं उनके मूत्र को क्या कर देता है? गाढ़ा कर देता है, जिससे शरीर से कम पानी उत्सर्जित हो। शरीर से क्या हो? कम पानी उत्सर्जित हो। अब सोचिए कि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, जिसके कारण वहां के जंतुओं के जो गुर्दे होते हैं उनके मूत्र को इतना गाढ़ा कर देता है कि उन्हें पसीना कम होता है, तो उनके शरीर से पानी क्या होते हैं? बहुत कम मात्रा में निकलते हैं, ताकि पानी की मात्रा शरीर में मेंटेन बनी रहे। तो देखिए, आइए एक बार फिर से हम आपको बताते हैं क्या है कि मरुस्थली, स्थली नहीं, मरुस्थलीय जंतु की त्वचा खुरदरी और अधिक बाल वाले पाए जाते हैं। इनके पैर लंबे व गद्दीदार तलवे होते हैं। इनके जो पैर होते हैं कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और उनका जो तलवा होता है गद्दीदार होता है। रेगिस्तानी जीवों के गुर्दे उनके मूत्र को गाढ़ा कर देता है। जो रेगिस्तानी जीव होते हैं उनके जो गुर्दे होते हैं मूत्र को क्या कर देते हैं? गाढ़ा कर देते हैं, जिससे शरीर से कम पानी उत्सर्जित हो। जिससे शरीर से क्या हो? कम पानी उत्सर्जित हो, कम पानी बाहर निकले। ठीक ना? अब नेक्स्ट आपका, ये तो पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है? ये तो क्या हो गया? जंतु के बारे में। अब ये क्या है? नेक्स्ट आपका क्या है? मरुस्थल। तो अब यहाँ पे मरुस्थली में जो पौधे होते हैं इनके बारे में हमें जानना है। अब पौधे, वहां के पौधे कैसे होते हैं? मरुस्थली पौधे, वहां के पौधे नहीं, मतलब जो मरुस्थल पे रहने वाले पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? मरुस्थलीय पौधों का जो तना होता है मांसल होता है। मांसल का मतलब मोटा होता है। कैसा होता है? मोटा होता है, चपटा, हरा, स्पंजी होता है। फ्लैटी होता है, एकदम चपटा होता है और हरे एकदम होते हैं, स्पंजी होते हैं। स्पंजी का मतलब होते हैं, अगर आप उसे दबाइए इसे दब जाएंगे, फिर अपने पहले वाले अवस्थे में आ जाएंगे। जो भोजन बनाने के लिए, दो बार हो गया है, यहाँ पे भोजन है, फिर यहाँ भी मैं भोजन लिख दिया हूं। तो यहाँ पे जो भोजन बनाने के साथ साथ जल का भी संचय करता है।
यहां पे क्या है, आपको बताया क्या जा रहा है कि मरुस्थलीय पौधे का जो तना होता है वो मांसल, चपटा, हरा और स्पंजी होता है, जो भोजन बनाने के साथ साथ जो भोजन बनाने के साथ साथ जल का भी क्या करता है, संचय करता है। और इनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। तो इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, कांटों में बदल जाती हैं। जैसे आप यूं ही देख लीजिए, नागफनी, एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, नागफनी, उनकी पत्तियां जो होती हैं देख लीजिए, पूरे कांटों से घिरी होती हैं कि नहीं, पूरे कांटे पाए जाते हैं उनके पत्तियों पे। आप जरा सा भी अगर आप उसे टच करेंगे, इधर उधर अगर आपका हाथ हुआ, तो सब कांटे क्या कर जाएंगे, आपके इस हाथ में चुभ जाएंगे, कांटों में बदल जाते हैं, जिससे वाष्पीकरण कम होता है। और उससे क्या होता है, वाष्पीकरण मतलब अब यूं ही समझ लीजिए, कहीं जहां पानी, मरुस्थली का मतलब होता है जहां पे पानी होने की मात्राएं कम हो, वहां पे ऐसे जीव रहते हैं और ऐसे पौधे रहते हैं। तो यहाँ पे जिससे वाष्पीकरण कम होता है, जब कांटे उनके पत्तियों पे ज्यादा ही हो जाएंगे तो वाष्पीकरण कम होगा, वाष्प कम बनेगा, उनसे वाष्पीकरण कम होता है। जड़ तंत्र फैला हुआ अत्यधिक गहराई तक जाता है। जो इनका जड़ तंत्र होता है वो फैला हुआ होता है और अत्यधिक गहराई तक जाता है, बहुत नीचे तक जाता है। पत्तियों में रंध्र, गड्ढे में धंसे हुए होते हैं। जो पत्तियों में रंध्र होते हैं उन्हीं गड्ढों में धंसे होते हैं। जो पत्तियां देखिए, जो गड्ढे उसमें आपको देखने को मिलेंगे, उसमें धंसे होते हैं, जैसे नागफनी और सतावर आदि। तो ये नागफनी अभी भी मैंने आपको बताया, देखिए एग्जाम्पल में भी वही आया, नागफनी और सतावर आदि, मतलब ऐसे ही तमाम प्रकार के होते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम देखते हैं मरुस्थलीय जंतु व पौधे। मरुस्थल पर रहने वाले, जहां पे पानी की मात्राएं कम होती हैं, वहां पे रहने वाले जो जंतु होते हैं और पौधे होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में हमें जानना है। मरुस्थलीय जंतु की त्वचा जो होती है खुरदुरी होती है और अधिक बाल पाए जाते हैं। ध्यान से समझिए सभी लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट करिए अपने आप को, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं। मरुस्थलीय जंतु व पौधे के बारे में बता रहे हैं, जहां पे पानी की मात्राएं कम होती हैं। और मरुस्थलीय जो जंतु होते हैं, मरुस्थलीय जो जंतु होते हैं, उनका जो शरीर होता है खुरदुरा होता है और अधिक बाल पाए जाते हैं। इनके जो पैर होते हैं लंबे होते हैं। इनके पैर कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। वह गद्दीदार तलवे होते हैं। कैसे होते हैं, गद्दीदार तलवे होते हैं। रेगिस्तानी जीवों के गुर्दे उनके मूत्र को गाढ़ा कर देता है, जिससे शरीर से कम पानी उत्सर्जित हो, जिससे उनके शरीर से क्या हो, कम पानी उत्सर्जित हो। ठीक, ये तो हो गया आपके जंतु के बारे में। तो कम उत्सर्जित होता है तो उसी को क्या कहते हैं, मरुस्थलीय जंतु कहते हैं। अब मरुस्थलीय पौधे के बारे में आइए पढ़ते हैं। मरुस्थलीय पौधों का जो तना होता है वह मांसल, चपटा, हरा और स्पंजी होता है। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनका जो तना होता है मांसल होता है, चपटा, हरा और स्पंजी होता है। जो भोजन बनाने के साथ साथ जल का भी क्या करते हैं, संचय करते हैं, जल को भी बचा करके वे रखते हैं। इनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, जिससे वाष्पीकरण कम हो। जो पत्ती होती है वो कांटों में बदल जाती है, उनकी सतह पर, पत्तियों की सतह पर पूरा कांटे लग जाते हैं और इनके लगने से वाष्पीकरण की जो संख्या होती है, जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है, संख्या नहीं, जो क्रिया होती है वो क्या होती है, कम होती है। जड़ तंत्र फैले हुए अत्यधिक गहरे तक
जाता है। जो जड़ होता है उनका बहुत फैला हुआ होता है और गड्ढे तक, मतलब एकदम नीचे तक जाता है, बहुत गहराई तक जाता है। और पत्तियों में रंध्र गड्ढे में धसे हुए होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? मरुस्थली पौधा कहा जाता है। जैसे कौन कौन से होते हैं? नागफनी, सतावर आदि। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए।